हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी को पता है कि हम पेपर 1 यूजीसी नेट की पेपर 1 की तैयारी और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। तो हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां सारे कवर कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में कॉन्सेप्ट के साथ बताए जा रहे हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के ही लिए हैं और आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और यहाँ पर एक बार समझने से आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट वाइज सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अलग अलग सेगमेंट वाइज आपको ब्लॉक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो आपको पेपर 1 की PYQs की सीरीज़ और यूनिट वाइज आपको सारे जो है हर यूनिट की अलग अलग है और उसके साथ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो न्यू कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है हमारे लिए टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन में हर बार नया कुछ टॉपिक्स ऐसे सुनाई देते हैं, मतलब क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जो कि पूछे जाते हैं और न्यू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे और ज़्यादा डीप में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारे यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपके जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल तो ईजी हैं, आप कर लेते हो, लेकिन नॉन वर्बल में कई एक ऐसे टर्म्स आते हैं जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, आपको नहीं पता होते हैं, है ना। तो यही हम यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है और वहीं पे सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी PDF है, सारी चीज़ें वहीं पे आपको दी जाती हैं और आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल क्या होता है। वर्बल जहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है, इसमें विचारों और अपने भावनाओं को, जो भी आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इनको बिना शब्दों के अभिव्यक्त करते हैं। अब अगर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो किस तरह से प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम कुछ अपने ऐसे जेस्चर्स, अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, आँखों के द्वारा कुछ ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्बल के साथ भी किए जा सकते हैं। उससे आपकी जो कम्युनिकेशन होता है एक बहुत इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है, पावरफुल होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर हम वर्बल के साथ नॉन वर्बल का यूज़ करते हैं तो कैसा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल क्या पावरफुल होगा, ऐसा पूछा था स्टेटमेंट के क्वेश्चन में। कल मैंने आपको करवाया भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो सारे PYQs देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्या होता है, तब जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा प्रभावी माध्यम का होता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, तो कई सारी चीज़ें हम इशारों में कह देते हैं, बिना बोले ही हमारी बात पहुंच जाती है रिसीवर तक, है ना। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि आवाज़ के वॉइस मॉड्यूलेशन के द्वारा, अपने बॉडी पोस्चर के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के द्वारा, आप अपने आँखों के द्वारा, ठीक है, टच के माध्यम से, स्पर्श करके, या आप सिग्नल्स, जो आप वॉइस सिग्नल, वाणी सिग्नल होता है, स्पीच सिग्नल, इसके द्वारा भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और संदेश में छिपा अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो अगर वर्बल के साथ नॉन वर्बल भी है, जैसे कि टीचर, अगर आपका टीचर के हाव भाव से और उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, साथ में उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। बहुत सी चीज़ें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा भी अपनी बातों को कह सकते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को पहुंचा सकते हैं। तो ये हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बातें। अब इसमें कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर, देखिए मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, लेकिन आपको टू द पॉइंट और सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, काइनेसिक्स, इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक तरह से ये क्या होता है, किस वर्ड से आया है, तो ये शब्द आया है किनेसिस से, ठीक है, किनेसिस वर्ड से आया है और इसका अर्थ होता है मूवमेंट। मूवमेंट से मतलब है आपका बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपका हाथ, आर्म, आपकी भुजाएं, बॉडी और फेस मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपके मूवमेंट में आती हैं, बॉडी मूवमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका, दिस सेक्शन विल आउटलाइन द यूज़ ऑफ जेस्चर्स। तो इस तरह से इशारों की बात करता है, सिर की हरकतों की, या
आप हाँ में हिला रहे हो, ना में हिला रहे हो, इस तरह से आप अपने हेड मूवमेंट्स भी कर रहे हो, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं और ये सब चीज़ें आती हैं नॉन वर्बल के काइनेसिक्स में, ठीक है, जिसमें आपका हेड मूवमेंट एंड पोस्चर, जेस्चर्स, ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट्स कैसे, बॉडी मूवमेंट कैसे कर रहे हो, हाथ से इशारे कैसे कर रहे हो, कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो तो उसको हाथ से कैसे कह के बता रहे हो, ठीक है, आई कांटेक्ट के माध्यम से या फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपकी काइनेसिक्स में आता है, ठीक है, ये इसमें बॉडी मूवमेंट का ही मतलब मेन पार्ट होता है। जेस्चर्स, हाव भाव जिसको कहते हैं, तो जेस्चर्स हाव भाव हमारे कैसे होने चाहिए, तो देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 मेन टाइप्स ऑफ जेस्चर्स होते हैं, जिसमें एडेप्टर्स, एम्ब्लेम्स एंड इलस्ट्रेटर। इनके मतलब क्या है, एडेप्टर प्रतीक और चित्रकार जिसको कह रहे हैं। अब देखिए इसमें हाव भाव से क्या मतलब है, जो चीज़ों को मतलब दिखा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हो, है ना। तो इसमें देखिए एडेप्टर क्या होते हैं, एडेप्टर मतलब यहाँ पर एक्साइटमेंट या चिंता से संबंधित हरकतें, जैसे कि कोई व्यक्ति जब आप मतलब कोई चीज़ की चिंता, उसने ऐसी कोई खबर सुन ली कि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई ज़्यादा बीमार है, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में, तो बाहर ऐसे ज़्यादा मतलब टहल रहे हैं, है ना, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब चिंता, एक एंजाइटी, चिंता वहाँ दिखाई दे रही है ना, तो वो व्यक्ति क्या है, ज़्यादा इधर उधर टहल रहा है ना, चिंता में टहल रहा है। और कई लोग अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो इस तरह से मतलब ये चिंता, ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो चिंता में है, कुछ ज़्यादा सोच रहा है, उसको कुछ ऐसी एक्साइटमेंट है या कोई चिंता है ना, तो ये हो जाता है एडेप्टर्स। एम्ब्लेम्स क्या है, जो प्रतीक है ना, ये एडेप्टर, प्रतीक और चित्रकार। अब देखिए तो एडेप्टर क्या है, स्पर्श, व्यवहार और हरकतें हैं जो कि उत्तेजना, एक्साइटमेंट या चिंता से संबंधित आंतरिक स्थितियों, जो आपके मन स्थिति है, उसको यहाँ पर मतलब इंडिकेट करते हैं, ठीक। प्रतीक ऐसे होते हैं जिनका एक विशेष सहमत अर्थ होता है, जैसे कि कहीं पर भी आप ऐसे संकेत, जैसे देखते हो अभी हम व्हाट्सएप वगैरह करते हैं तो वहाँ पे लाइक का अलग है ना, और डिसलाइक का अलग है, तो ये सारे प्रतीक हैं जिनको देख के ही हर कोई समझ जाता है, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है। तो ऐसे ही हर जगह के अपने सिग्नल्स होते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए चित्रकारी, जिसको हम अपने यहाँ पर कहा इलस्ट्रेटर, तो मौखिक संदेश, हम इसको चित्रित करने के लिए, जैसे कि कोई वस्तु की शेप एंड साइज़ की बात है, तो उसको हम मतलब यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से, इलस्ट्रेटर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चित्रकारी सबसे सामान्य प्रकार की मुद्रा है और इसका उपयोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को चित्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इलस्ट्रेटर हो गया। तो ये हो गया जेस्चर्स के कुछ 3 मेन टाइप्स। उसके बाद आता है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होता है, अब हम बहुत सारी चीज़ें अपने आँखों के माध्यम से भी कह देते हैं, हमारी सहमति, असहमति, इंटरेस्ट लेके हम किसी की एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, हमारी बहुत चीज़ें आई कांटेक्ट के माध्यम से पता लगती हैं, ठीक है। तो आँखों के माध्यम से भी हम संवाद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वैसे तो काइनेसिक्स की श्रेणी में आती है, बॉडी मूवमेंट का पार्ट है या फेशियल एक्सप्रेशन है आपके, ठीक है, तो ये आपके इसमें आती है काइनेसिक्स में। लेकिन इसकी भी अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ब्रांचेस हैं, तो इसमें भी काइनेसिक्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग उसके नाम दिए हैं। तो आँखों के लिए ऑकुलेक्सिक्स कहा गया है, ठीक है, ऑकुलेक्सिक्स है ना, ऑकुलेसिक्स कहा गया है, और इसका मतलब होता है ये आया है कहाँ से, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑक्यूलस, जिसका मतलब होता है आँखें, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑकुलेसिक्स। ये आई कॉन्टैक्ट के लिए हो गया, याद रहेगा आपको। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से हमारी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। इसमें हमारे फोरहेड मतलब चेहरे के भाव, माथे के कैसे हैं, हमारी आईब्रो बहुत चढ़ी हुई हैं कि किस तरह से, है ना, चेहरे के आसपास चेहरे की मांसपेशियों के इस्तेमाल से, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फेशियल एक्सप्रेशन में, जो कि दिखाती हैं कि हम खुश मूड में, हैप्पीनेस में हैं, या दुख है, या गुस्सा है, ठीक है, या डर है, ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे पे आ जाती हैं। तो ये हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर कुछ भी हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बता दे रहे हैं कि हमें कैसी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। बहुत सारी, मम्मी का गुस्सा मतलब गुस्से में है तो चेहरा देख के ही समझ में आ जाता है कि अभी गुस्सा आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, फेशियल एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लाइक करने वालों की संख्या तो बहुत कम रहती है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, है ना।
क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या कुछ और समझना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दूँ वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हों उससे संबंधित। अगर और भी कुछ आते हैं क्वेश्चन तो वो सारे भी आपके जो है यहाँ से क्लियर हो जाएं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता ज़रूर है। कम्युनिकेशन से अधिकतर 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में क्या होता है, यहाँ पे टच बिहेवियर को देखा जाता है। टच बिहेवियर के माध्यम से जो है अपना मैसेज हम कन्वे करते हैं। इंटरेक्शन मतलब दैट कन्वे मीनिंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो इस तरह से टच के माध्यम से पता लगता है कि कितनी इंटरेक्शन है। अगर मतलब मदर अपने बेटे को ऐसे टच से पूछती है, मतलब टच करके प्यार से स्पर्श करके हाथ फेर के पूछती है कि बेटा कैसे हो, है ना, क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फादर अपने बेटी से पूछता है। तो इस तरह से ये तो हो गया कि उनका इंटरेक्शन मदर फादर का अपने बच्चों के प्रति कैसा है, ठीक है। तो टच ऑपरेट एट मेनी लेवल्स, जिसमें कि अलग अलग होते हैं, जैसे फंक्शनल और प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप शेक हैंड करोगे तो वो टच का फीलिंग अलग होगा। सोशल पोलाइट मतलब सामाजिक शिष्टाचार, ठीक है। तो वहाँ पर आप किसी को सामाजिक मतलब सांत्वना देने के लिए अगर जाते हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और उससे आप बोलते हो कि भाई परेशान नहीं हो ना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। फ्रेंडशिप वार्मथ ये अलग तरह का होता है। दोस्ती में गर्मजोशी कैसी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लव इंटीमेसी, तो ये अलग हो गया, है ना। तो जैसा जो आपका रिलेशन होगा उसके हिसाब से ये टच की फीलिंग्स भी होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आई और वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे और फिर एग्ज़ाम आपका जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने सही चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। वोकलिक्स क्या है? वोकलिक्स जैसे पैरा लैंग्वेज, है ना। पैरा लैंग्वेज में भी क्या होता है कि चीज़ें आपकी मतलब उसमें कुछ चेंज करके, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके या उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके वो पैरा लैंग्वेज हो जाता है। तो ये रिफर्स करता है वोकलाइज्ड बट नॉन वर्बल पार्ट्स ऑफ ए मैसेज, है ना। तो इस तरह से पैरा लैंग्वेज किसी संदेश के मुखर लेकिन अशाब्दिक भागों को, तो इस तरह से वोकलिक्स क्या है, ये भी पैरा लैंग्वेज की ही है। ये जो स्टडी है वोकलिक्स, ये पैरा लैंग्वेज की ही स्टडी है, ठीक है। तो मतलब अगर हम और डीप में जाते हैं तो जैसे कि पैरा लैंग्वेज है, इसमें हम पढ़ते थे कि शब्दों का मतलब कैसे, मतलब दूसरी मीनिंग में आप कैसे कह सकते हो, उसी चीज़ को कैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या इसमें शब्दों के उतार चढ़ाव, हाव भाव कैसे, पिच कैसा है ना, मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो तेज है, धीमा है, या आप किस तरह से बात कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में ही आती हैं। और जो वोकलिक्स है ये इसी की स्टडी है, ठीक है। वोकलिक्स इज द स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज। अगर कभी नाम आ जाता है वोकलिक्स का तो आपको जो पैरा लैंग्वेज में चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विच इंक्लूड द वोकल क्वालिटी ऑफ गो अलॉन्ग विद द वर्बल मैसेज, जैसे कि पिच, वॉल्यूम, आवाज़ धीमी है, तेज है, रेट क्या है, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, धीमे बोल रहे हो, वोकल क्वालिटी कैसी है, एंड वर्बल जो है फिलर्स, ठीक। ये सारी चीज़ें आपका ये आता है वोकलिक्स में। इसमें हम सारी चीज़ें इन चीज़ों को रखते हैं वोकलिक्स के अंतर्गत, जो कि पैरा लैंग्वेज की ही स्टडी फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स। यहाँ से सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पूछा गया था, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है टेरिशियरी से, है ना, क्षेत्रीयता, टेरिशियरिटी, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रॉक्सिमिक्स, यहाँ पर हम इस बात की स्टडी करते हैं कि स्पेस और डिस्टेंस किस तरह से कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, कि कितने स्पेस है तो कितना, कैसा उनका रिलेशन होगा, कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पेस एंड डिस्टेंस प्रॉक्सिमिक्स से संबंधित है। यहाँ पर देखिए इसमें ये देखते हैं कि संचार, स्थान, संचार और संबंध आपस में किसने निकटता से जुड़े हुए हैं। जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए डिस्टेंस अलग अलग है और इसी में आपका टेरिशियरिटी आती है, ठीक है, जिसको क्षेत्रीयता या प्रादेशिकता भी कहते हैं। टेरिशियरिटी क्या है, एक इनेट ड्राइव, यहाँ पर देखिए टू टेक अप एंड डिफेंड स्पेसेस, मतलब क्षेत्रीयता से मतलब ये हो जाता है कि स्थान पे कब्जा करने और रक्षा करने की, जो कि प्रवृत्ति मनुष्य में भी होती है और जो है आपके जो है यहाँ पर होते हैं जानवरों, इनमें भी होता है। जैसे कि आप डॉग को देखते हो, डॉग क्या है,
अपने ही जो एरिया में रहता है तो वहाँ पर ठीक है, वो बिल्कुल कंफर्ट रहता है। लेकिन अगर वो उसके ही एरिया में दूसरा कोई आ जाता है, दूसरे रीजन का डॉग, तो वो सारे मिलके उसको भगाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हो जाती है क्षेत्रीयता, है ना। और इसी तरह से इंसानों के लिए भी है, तो ये सभी में पाई जाती है, जानवरों के झुंड से लेके व्यक्तिगत मनुष्य और राष्ट्र तक, है ना। तो जिसमें कि आप अपने देश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपने शहर में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो, है ना, या आपको अपना लगता है, यहाँ हर चीज़ जानी पहचानी है, तो यही चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, टेरिटोरियलिटी में भी 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें कि प्राथमिक, द्वितीयक और सार्वजनिक, है ना, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड पब्लिक। अब इसमें देखिए इनमें क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए अगर हम बात करें कि अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी जिसमें कि उसी का पूरा एक छत्र अधिकार होता है, जैसे कि कोई घर है, उसका जो मालिक है उसी का पूरा अधिकार होगा, उसी की परमिशन के आधार पे सारी चीज़ें होंगी, कोई आएगा जाएगा, है ना, तो ये हो जाता है उसका प्राइमरी। ठीक है, ये आ जाता है किसमें, किस टेरिटरी में, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, कुछ हद तक अपना अधिकार समझते हैं, जैसे कि पहले दिन अगर क्लासरूम में अगर आप जाते हो, आपका पहला दिन है और आप जिस सीट में बैठे तो आप दूसरे दिन भी वहीं बैठोगे, और इस तरह बैठते बैठते अगर किसी दिन आपको सीट नहीं मिलती है तो ये होता है कि मतलब मेरी सीट चली गई, है ना, तो यही तो हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी। एंड पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र जो कि सभी के लिए उपलब्ध है, जैसे कि ट्रेन में आप गए और मान लो रिजर्व सीट नहीं है आपकी, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, अपना बैग रख देते हो कि ये मेरी सीट है, ठीक है, तो वहाँ पब्लिक प्लेस है, लेकिन वहाँ पर भी आप अपना अधिकार जमा रहे हो, और इस तरह से अपनी चीज़ों को रख के या कुछ भी ऐसा इंडिकेट करके कि ये मेरी सीट है और मैं अभी इसमें बैठूंगा, है ना, तो ये हो जाता है पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा प्रॉक्सिमिक्स में किस स्थान, संचार और संबंध कितने निकटता से जुड़े हैं, तो इनकी डिस्टेंस बताई गई है। यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 जोन बताए गए हैं। प्रॉक्सिमिक जोन ऑफ पर्सनल स्पेस, इंटीमेट स्पेस है ना, 1.5 फीट तक दिया है, पर्सनल स्पेस है, सोशल स्पेस है, पब्लिक स्पेस, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को देखकर अब देखिए मतलब यूएस अमेरिकन जो हैं, तो इसमें क्या 4 क्षेत्र बताए गए हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्थान का निर्माण करते हैं, जैसे कि पब्लिक तो 12 फीट से अधिक, है ना, 12 फीट या 12 से अधिक हमारे शरीर से इतनी डिस्टेंस होगी, तो ये आपका जो आ जाता है किसमें, पब्लिक जोन में। ठीक है, उसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र है हमारे शरीर से 4 से 12 फीट की दूरी पर, ठीक है, 4 फीट या उससे प्लस ज़्यादा होगी तो। उसके बाद व्यक्तिगत जो कि पर्सनल जोन होता है। अब पर्सनल में 1.5 फीट, और आपका जो इंटीमेट जोन होता है ये 1.5 फीट से कम, ठीक है, शारीरिक संपर्क से 1.5 फीट की दूरी तक, 1.5 फीट तक हो जाता है। ठीक है, तो पर्सनल में यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जिसमें कि ये डिस्टेंस आप देख रहे हो। पब्लिक स्पेस में 12 फीट से ज़्यादा हो गई, सोशल में 4 से 12 फीट, पर्सनल स्पेस में थोड़ा कम हो जाता है, और इंटीमेट स्पेस मतलब 1.5 फीट तक होता है। ठीक है, तो ये हो जाती है प्रॉक्सिमिक जोन ऑफ पर्सनल स्पेस। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स में क्या होता है, क्रोनेमिक्स जैसे कि समझ में आ रहा है कि ना, यहाँ पर समय की बात होगी। यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रोनेमिक्स में इस तरह की अध्ययन किया जाता है कि समय संचार को कैसे प्रभावित करता है ना। तो टाइम कैसे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस टाइम को भी अलग अलग उसमें कई डिवीज़न में यहाँ कैटेगराइज किया है, जैसे कि बायोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल एंड कल्चरल टाइम। अब इनकी मीनिंग क्या होती है, थोड़ा सा मीनिंग जान लीजिए। और मैंने हमेशा कहा आप लोग नोटबुक लेके बैठा करें, क्योंकि सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं है, मैं ये अपने आप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि बायोलॉजिकल, जिसको जैविक कहते हैं, बायोलॉजिकल टाइम से मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर जीवित चीज़ें, ठीक है, जैविक मतलब जीवित चीज़ों से, जीवित चीज़ों के क्रम को रेफर करता है। जैसे कि मनुष्य है, आप हो, आपका अपना एक रूटीन होगा, डेली रूटीन होगा, सोने जागने का, नाश्ता करने का, ऑफिस जाने का, क्लास जाने का, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल टाइम में आती हैं। पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल की अगर हम बात करें तो व्यक्ति मतलब पर्सनली किस तरह से अफेक्टेड है, जैसे कि उसका मूड क्या है, इंटरेस्ट कितनी चीज़ों में है। ठीक है, तो ये पर्सनल समझ में आ गया, बायोलॉजिकल समझ में आया, पर्सनल आपको आया। थम्स अप करिए, मतलब लाइक करिए आप लोग, अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइए। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल यहाँ पर दिन, वर्ष और ऋतुओं के जो भी क्लाइमेट है
उसके हिसाब से मौसम हमारे मनोदशा को प्रभावित करता है। तो एक निश्चित चक्र होता है, जाड़ा आएगा, फिर गर्मी है, फिर बरसात है, तो ऐसे करके अपना टाइम शेड्यूल होता है ना। तो ये आपका फिजिकल हो जाता है कि ये मौसम भी हमारे क्या है, हमारे जो है पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं इनके आधार पे। जैसे कि गर्मी में आपका कुछ काम करने का मन नहीं होगा, लेकिन जाड़ा है तो ठीक है, हाथ धूप में भी आप कर सकते हो, आप अच्छे तरह से काम कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जाड़े के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, गर्मी के अपने हैं। तो ये हो जाती है सारी फिजिकल। नेक्स्ट है कल्चरल टाइम। कल्चरल टाइम में देखिए यहाँ पर क्या होता है, कल्चरल टाइम में ऐसे देखा जाता है कि पॉलीक्रोमिक और मोनोक्रोमिक दो तरह के होते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। पॉली है ना, यहाँ पर पॉली और मोनो दो तरह के हैं। तो देखिए मोनोक्रोमिक में क्या है, जो मोनोक्रोमिक ये वाले एकल जिसको कहते हैं, तो अपना समय अधिक कठिनता से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ये जिस तरह का टाइम अपना शेड्यूल करेंगे वो अधिक कठिनता से, मतलब एक समय में एक ही काम करेंगे। और पॉलीक्रोमिक बहु जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका जो टाइम शेड्यूल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एक साथ कई चीज़ें, कई एक्टिविटी में ये संलग्न रहते हैं, तो एक साथ कई काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीक्रोनिक और मोनोक्रोनिक। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, मोनो मतलब एक और पॉली मतलब बहु, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ हो गया आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड समझाने की कोशिश की। अब कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉक्सिमिक्स को बहुत ध्यान से, और अब की हो सकता है क्रोनेमिक्स से पूछा जाए, है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी चीज़ें भी आप लोग देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।